हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। क्लियर टैक्स के साथ मिलके हम आज का वीडियो सेशन लेके आए हैं, जिसमें ये जानेंगे कितने तरह की इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं, किस इनकम के लिए यानी कि कौन सा सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है और उसे फाइल करने के लिए हमें क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, उसको भी हम समझेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न में 7 तरह के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। अलग अलग तरह के टैक्स पेयर के लिए, अलग अलग इनकम के सोर्स के लिए अलग अलग आईटीआर है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सन को एक ही आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके दो इनकम के सोर्स है तो उसे दो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो हमें यही समझना है कि आपके जो इनकम सोर्स हैं उसके लिए कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होगी। तो शुरुआत करते हैं हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 से, जिसे हम आईटीआर 1 भी कहते हैं। काफ़ी पॉपुलर है ये आईटीआर 1, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो आईटीआर 1 के दायरे में फॉल करते हैं। तो कौन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है? नंबर 1 है कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ये एप्लीकेबल होती है। कोई फर्म, कोई एलएलपी, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, सोसाइटी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकती। तो पहली कंडीशन है सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। और इंडिविजुअल को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज कौन सी है? नंबर 1 है कि भाई कोई पर्सन नॉट रेसिडेंट है, जिसे हम एनआर कहते हैं। कोई पर्सन है जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जिसे हम आरओआर कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे आरएनओआर कहते हैं। तो अब ये 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं। अब हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नंबर 1 यानी कि आईटीआर 1 सिर्फ आरओआर वाला इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता। अब इन तीनों में फर्क क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती है। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है, दो कंडीशन है, दोनों में से हमें एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये पर्सन रेसिडेंट है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पर्सन नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट के लिए आईटीआर 1 अप्लाई नहीं। तो ये हम कौन से फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं? पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जिसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है। इस ईयर जो हम आईटीआर फाइल करेंगे वो लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की फाइल करेंगे। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, याद रहे। फाइनेंशियल ईयर 1920 में हम चेक करेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है कि नहीं, क्योंकि हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में 182 डेज वो इंडिया में रहा होना चाहिए। 182 डेज रिसाइड इन इंडिया, 182 दिन वो इंडिया में रहा होना चाहिए। लेकिन अब ये 182 डेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोई पर्सन है, मान लेते हैं कि वो 13 अक्टूबर को इंडिया से दुबई चला गया। वो दुबई चला गया 13 अक्टूबर को। तो क्या 13 अक्टूबर को भी हम काउंट करेंगे? तो आंसर इज यस। जब हम 182 डेज कैलकुलेट करेंगे, 13 अक्टूबर को जिस दिन वो इंडिया से गया है, हम ये एज्यूम करेंगे कि वो पूरे दिन वो इंडिया में रेसिडेंट था। और अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है, मान लेते हैं दुबई से वो इंडिया में आया, तो जिस भी दिन आया हम ये एज्यूम करेंगे कि वो पूरे दिन वो इंडिया में रेसिडेंट था। यानी कि उस दिन को भी हम 182 डेज जब कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर काउंट करेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमें सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो पर्सन रेसिडेंट है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। दूसरी कंडीशन, क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर दोनों नहीं होती तब वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? हो सकता है कि पिछले साल वो 182 डेज से कम दिन इंडिया में हो। तो कंडीशन ये कहती है कि भाई पिछले साल यानी कि लास्ट
ईयर, या मैं कहूँ ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर, वो 60 डेज कम से कम इंडिया में होना चाहिए। 60 डेज इंडिया में होना चाहिए और उसके साथ साथ पिछले 4 साल में 365 डेज वो इंडिया में होना चाहिए इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल 60 डेज वो इंडिया में होना चाहिए और उससे पिछले 4 साल 365 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ ये और है, यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तब वो नॉट रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी निकला तो भी हम उसकी ITR-1 फाइल नहीं। तो एडिशनल कंडीशन क्या है वो चेक करने के लिए अब वो देख लेते हैं कंडीशंस। तो जब हम एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं तो एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एडिशनल कंडीशंस ये है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में से, पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से एटलीस्ट 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। पिछले 10 साल में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ पिछले 7 सालों में 730 दिन 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में कम से कम 730 डेज या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तब हम कहेंगे कि कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और वही पर्सन ITR-1 के दायरे में आएगा। नॉट ऑर्डिनरी वाला ITR-1 फाइल नहीं कर सकता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ITR-1 फाइल नहीं कर सकती। आई होप रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझ में आया होगा। तो हमारी जो कंडीशन थी कि कोई पर्सन इंडिविजुअल होना चाहिए वो हमें समझ में आ गया, और इंडिविजुअल होने के साथ साथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। अब जो उसकी इनकम है, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख के अंदर होनी चाहिए। टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम का मतलब क्या ओवरऑल उसकी इनकम या डिडक्शन के बाद जो इनकम बचती है उसे हम टोटल इनकम कहते हैं? तो आंसर इज आफ्टर डिडक्शंस। डिडक्शंस के बाद जो हमारी इनकम बचती है, जिसे हम आमतौर पर टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, वही हमारी टोटल इनकम हो सकती है। हो सकता है कि हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, बट डिडक्शन के बाद अगर हमारी इनकम 50 लाख के कम होती है, 50 लाख तक होती है, तो वो पर्सन ITR-1 के अंदर आ सकता है। तो टोटल इनकम का मतलब आपको समझ में आया होगा, इनकम आफ्टर डिडक्शंस। अच्छा, इनकम 50 लाख होनी चाहिए, लेकिन ये जो 50 लाख की इनकम है कौन से सोर्स से होनी चाहिए? इसका सोर्स क्या होना चाहिए? तो इसका सोर्स सैलरी इनकम हो सकता है, लेकिन सैलरी के अलावा अगर किसी पर्सन को पेंशन मिलती है, अब नौकरी से तो रिटायर हो गया है, क्या वो भी सैलरी के अंदर आता है? तो आंसर इज यस। चाहे सैलरी की इनकम हो चाहे पेंशन इनकम हो, लेकिन ये पेंशन आपको एम्प्लॉयमेंट से मिल रहा हो। अगर सरकारी पेंशन आपको मिल रहा है या फिर आपने नौकरी नहीं करी, उसके स्पाउस की डेथ हो गई और स्पाउस की पेंशन अगर किसी को मिल रही है, तो वो फिर इस इनकम के अंदर नहीं आएगा, फिर वो अदर सोर्स में। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय था वो रिटायर हो गया और उसको पेंशन मिल रही है, तो वो सैलरी के अंदर आएगा। तो या तो उसका इनकम का सोर्स सैलरी हो सकता है, या उसका इनकम का सोर्स हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका कोई घर हो और घर किराए पे दिया हो, उससे इनकम आ रही हो। लेकिन ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर उसके घर हैं और उससे इनकम आ रही है, तो वो पर्सन ITR-1 फाइल नहीं कर सकता। फिर हम देखेंगे वो कौन सी ITR फाइल करेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है तो अप टू 5,000 होनी चाहिए, यानी कि 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो पर्सन ITR-1 फाइल नहीं कर सकता। अगर अदर सोर्स की इनकम है, अब यहां पर बिजनेस इनकम की बात नहीं हुई,
यानी कि बिजनेस अगर इनकम अगर किसी की, वो ITR1 फाइल नहीं कर सकता। कैपिटल गेन की बात नहीं हुई, अगर किसी का कैपिटल गेन है, उसने कोई कैपिटल एसेट को बेचा, मान लेते हैं लैंड को बेचा, बिल्डिंग को बेचा, और उससे उसे गेन अराइज हुआ, या उसने कार बेची, जो भी उसकी कैपिटल एसेट है, तो हम उसे ITR1 के दायरे में नहीं रख सकते, इसलिए ITR1 अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अदर सोर्स की इनकम है तो ITR1 फाइल हो सकती है, लेकिन अदर सोर्स में भी अगर कोई इनकम है जो कि लॉटरी से अराइज हो रही है, या विनिंग है किसी हॉर्स रेस की, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो वो अदर सोर्स की इनकम के अंदर आती है, लेकिन वो ITR1 के दायरे से बाहर रहेगी, उस केस में ITR1 अप्लाई नहीं। तो ये तो वो इनकम है जो हम ITR1 के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन, मान लेते हैं उसकी इनकम है, ये सारी कंडीशंस ऊपर की सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो फिर वो ITR1 फाइल नहीं कर सकता। या उसका अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है, उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पर टर्म है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब है ऐसे शेयर्स उसके पास हैं जो कि स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं। हो सकता है कि किसी प्राइवेट कंपनी में उसकी ओनरशिप हो, या कि पब्लिक कंपनी में हो जो कि अनलिस्टेड है, तो वो पर्सन ITR1 फाइल नहीं कर। तो ITR1 के लिए हमने कंडीशंस देख ली कि ITR1 वही फाइल कर सकता है जो इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, उसकी टोटल इनकम 50 लाख हो। टोटल इनकम का मतलब इनकम आफ्टर डिडक्शंस, और अ, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर उसके पास नहीं हो सकते, बिजनेस इनकम नहीं हो सकती, कैपिटल गेन नहीं हो सकता, और एक कंडीशन और रह गई, फॉरेन एसेट्स अगर उसके पास हैं तो भी वो ITR1 फाइल नहीं कर पाएगा। और उसकी जो इनकम होनी चाहिए सिर्फ सैलरी से होनी चाहिए, या पेंशन इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और उसका जो अदर सोर्स की इनकम है वो हो सकती है, लेकिन उसमें जो लॉटरी है और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, तो ITR1 अप्लाई नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन और है, अगर उसका पिछले साल कोई लॉस था और उस लॉस को इस साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो फिर वो ITR1 फाइल नहीं कर सकता। कैरी फॉरवर्ड अगर करता है वो लॉस हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, किसी भी तरह का उसका लॉस हो, जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है इस साल, तो ITR1 के थ्रू वो नहीं हो सकता। तो ITR1 किसे फाइल करनी है और किसे फाइल नहीं करनी है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं ITR2, जिसका दायरा बढ़ जाता है, जिससे हम ज़्यादा इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं। जब हम ITR2 की बात करते हैं, ITR2 के अंदर हम इंडिविजुअल्स को लेते हैं, तो सारे इंडिविजुअल्स आ गए, अगर कोई रेसिडेंट है, नॉट रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है, डज नॉट मैटर, कोई भी इंडिविजुअल है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसे हम HUF कहते हैं, वो भी ITR2 के दायरे में आती है। सेकंड कंडीशन है कि ITR2 के अंदर बिजनेस इनकम नहीं आती, उसके अलावा इंडिविजुअल HUF की कोई भी इनकम है तो वो ITR2 के अंदर आ सकती है। अगर उसकी जो टोटल इनकम है, मान लेते हैं वो 50 लाख से ज्यादा थी, तो ITR1 फाइल नहीं कर सकता था, तो ITR2 के अंदर आ जाएगा। अब ITR1 में अगर किसी की मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी थी, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी कम, तो वो ITR1 फाइल नहीं कर सकता था, लेकिन वो ITR2 फाइल कर पाएगा। ITR1 में अगर कोई पर्सन डायरेक्टर था तो वो नहीं कर सकता था, लेकिन ITR2 में कर सकता है। ITR1 में अगर किसी के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो वो नहीं कर सकता था ITR1, लेकिन ITR2 वो फाइल कर पाएगा। या उसके पास फॉरेन असेट्स हैं तो भी वो ITR2 फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर वो पर्सन कैपिटल गेन उसको अराइज होता है, कोई लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, तो भी वो ITR2 फाइल कर सकता है। तो बेसिकली ITR2 ऑलमोस्ट सभी केस में फाइल होगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल या HUF की बिजनेस इनकम है तो ITR2 फाइल नहीं हो सकती।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आईटीआर के बारे में, जो कि आईटीआर 3 है। अब आईटीआर 3 कब फाइल होती है, क्या कंडीशंस है, वो देख ले। तो जो आईटीआर 3 है ये भी इंडिविजुअल, अब आईटीआर 3 में उसका दायरा और बढ़ जाता है। आईटीआर 2 में बिजनेस इनकम इंक्लूड नहीं थी, लेकिन आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम को भी इंक्लूड, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम है। और ये जो इंडिविजुअल है इसमें सिर्फ सोल प्रोपराइटरशिप ही इन्वॉल्व है। अगर कोई पर्सन, यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो आईटीआर 3 फाइल नहीं कर सकती। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम है वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस इनकम होने के साथ साथ डायरेक्टर भी है तो आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकता था, लेकिन वो आईटीआर 3 फाइल कर पाएगा। या फिर उसके बाद अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है बिजनेस इनकम के साथ साथ, तो वो भी कर पाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है, मान लेते हैं उसकी सैलरी की भी इनकम है, उसका हाउस प्रॉपर्टी भी है, उसका कैपिटल गेन भी है और उसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी है, तो आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। यानी कि आईटीआर 1 और 2 में जो लोग बिजनेस इनकम होने की वजह से आईटीआर 1 और 2 फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके साथ और भी इनकम है उनकी, तो वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, जिसमें सैलरी, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, साथ साथ बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी इंक्लूड होती है। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है, जब भी कोई पर्सन आईटीआर 3 फाइल करता है और उसका अगर जो इसकी इनकम है अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उसके पास पी&एल होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाता है, बैलेंस शीट की डिटेल्स वहाँ पर फाइल करता है। तो ऐसे ही नहीं वहाँ पर कोई भी फिगर हम मेंशन कर देंगे, जो भी हम वहाँ पर इनकम की डिस्क्लोजर करेंगे कि हम कहेंगे कि हमारा सो एंड सो एक्सपेंस हुआ है, तो हमारे पास उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट और उसका लेजर होना चाहिए। इन केस अगर असेसमेंट होता है तो हमें प्रॉब्लम आएगी अगर हमने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, हमारी इनकम भी ज़्यादा है और हम आईटीआर 3 फाइल करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसकी बिजनेस इनकम है और वो अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, तो फिर वो आईटीआर 3 नहीं, वो आईटीआर 4 फाइल करेगा। आईटीआर 4 के लिए कुछ कंडीशंस है और इसका दायरा बड़ा मिक्स एंड मैच है। अगर हम टैक्स पेयर की बात करें तो इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, चाहे रेसिडेंट हो, नॉट रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, और एचयूएफ इसके अंदर आती है। और फॉर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है लेकिन एलएलपी इसके दायरे में नहीं आती, अदर देन एलएलपी, तो आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 बहुत आसान है, इसके कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि भाई अगर कोई पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा, तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे, प्रिजम्पटिव का मतलब एज्यूम करके। तो अब इसके लिए हमें 3 सेक्शन दे रखे हैं, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। इन तीनों में से किसी सेक्शन के अंदर हमारी इनकम आएगी। अगर नॉर्मल बिजनेस है तो एडी के अंदर, अगर प्रोफेशनल है तो एडीए के अंदर, अगर ट्रांसपोर्टर है तो एई के अंदर। अब हम इनकम टैक्स की सीरीज, इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हमने जीएसटी का किया था, तो उसमें हम डिटेल में सारे सेक्शन समझेंगे। लेकिन अभी ओवरव्यू देखें तो मान लेते हैं किसी का, मान लेते हैं टर्नओवर 1 करोड़ रुपए उसका पूरे साल का टर्नओवर है और वो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, तो 44 एडी के अंदर फॉल करेगा। फिर वो एज्यूम कर सकता है कि भाई उसका जो प्रॉफिट है वो 10% है या 15% है, और एज्यूम कर लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा कि उसने ठीक कहा है और उस बेसिस पे उसे अपना टैक्स पे करना। लेकिन यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट उसे दिखाना पड़ता है। 44 एडी के अंदर कोई पर्सन अगर जाएगा तो उसे बताना पड़ता है कि भाई देखो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है और मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी इनकम, अगर डिजिटली मैंने जितने पेमेंट रिसीव करी है तो एटलीस्ट 6% मेरा प्रॉफिट है, यानी कि मेरा इनकम है। अगर मैंने कैश में ट्रांजेक्शन करी है तो एटलीस्ट 8% मेरा प्रॉफिट है। अगर वो लॉस रिपोर्ट करता है या 6 और 8% से कम इनकम रिपोर्ट करता है तो उस केस में ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम 44 एडी के अंदर जाते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस में, तो जो हमारा टर्नओवर है वो अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आईटीआर 4 हम फाइल नहीं कर सकते। और जो इनकम है वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए।
टर्नओवर तो 2 करोड़ है, लेकिन इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, फिर हमें ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जिसकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गई, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। अगर उसके पास अनलिस्टेड छोटी शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, तो भी वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। या उसके पास अगर कोई फॉरेन एसेट्स हैं तो भी वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। अब देखते हैं ITR 5 हमें कैसे मतलब क्या कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ेगी और किसके लिए वो अप्लाई होती है। तो जब हम ITR 5 की बात करते हैं, ITR 5 तो ये अप्लाई होती है पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए। अब जो पार्टनरशिप फॉर्म्स अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम रिपोर्ट करना चाहती है और कंडीशन पूरी करती है तो ITR 4 में जा सकती है, लेकिन LLP ITR 4 में नहीं जा सकती। तो LLP को तो ITR 5 ही फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो वो ITR 5 अपनी फाइल कर सकते हैं। कंपनी के लिए तो अलग ITR है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये कंडीशंस ITR 5 के लिए है, और उनकी कोई भी इनकम है, LLP की कोई भी इनकम है, वो ITR 5 के अंदर आएगी। अब देखते हैं ITR 6। ITR 6 फॉल करती है कंपनी के लिए। कंपनी की कोई भी इनकम है ITR 6 में आएगी, लेकिन अदर देन अगर कोई कंपनी है जो कि सेक्शन 11 इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए है या चैरिटेबल पर्पस के लिए है, तो उस केस में ITR 7 फाइल करनी। ITR 7 में बाकी जो बच गए, यानी कि कोई भी ट्रस्ट है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, या फिर कोई न्यूज़ एजेंसी है, यानी कि बाकी जो भी लोग बच गए जिनकी ITR 1 से लेके 6 के अंदर फॉल नहीं करते, तो बेसिकली वो ITR 7 के अंदर वो आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, वो भी ITR 7 में आते हैं। तो आपको अगर ITR फॉर्म सिलेक्ट करना आ गया तभी आप करेक्ट ITR फाइल कर सकते हैं, इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट था। इन केस आपके ITR से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर क्लियर टैक्स के थ्रू ITR फाइल करना चाहते हैं, बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। आपकी ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगी कई सारी जगह पर, आप क्लियर टैक्स की मदद ले सकते हैं, आप कंप्यूटेशन बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इन केस आप क्लियर टैक्स को फॉलो करना चाहते हैं या उनसे रिलेटेड कोई अपडेट चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर टैक्स के लिंक मिल जाएंगे। तो क्लियर टैक्स के थ्रू आप अपनी ITR बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं।